स्थान से संबंधित है। जैसा हम जानते हैं कि योग में बताए गए हैं हमारे शरीर में 5 प्राणों की अवस्थाएं होती है, जिनके प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान नाम से बताया गया है। तो हमारा जो प्राण के पश्चात समान और अपान प्राण है, बेसिकली यही वो पार्ट है जहां से यह रोग संबंधित है। इस समस्या में होता क्या है कि हमारी जो आंतें हैं, जिनको एक लेयर ढके हुए रहती है, जब उस लेयर में वीकनेस हो जाती है तो हमारी आंतें अपने उस लेयर को फाड़ कर या उस लेयर के जो एक सतह थी जिससे बनी हुई थी उससे निकल करके बाहर आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को पेन होता है, जिसके कारण वो समस्या बढ़ती जाती है और असह्य दर्द के कारण वो कराता है। यह एक ऐसी समस्या है जो मुख्य रूप से आयु बढ़ने के साथ साथ बताई जाती है। प्रारंभिक अवस्था में जो बाल्यकाल है उसमें भी यह अवस्था बताई है। तो हर्निया का यौगिक उपचार के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि शरीर में किसी भी आंतरिक अंग का एक असामान्य छिद्र या द्वार से बाहर की तरफ जो उभार हो जाता है उसको हर्निया कहते हैं। सामान्य तौर पर होने वाली हर्निया में हमारा जो उदर है उसकी जो निचली मांसपेशियां हैं उसमें स्वाभाविक रूप से कमजोरी हो जाती है। इन परिस्थितियों में हमारी जो आंतें हैं वो वहां से बाहर निकल जाती है। हमारे हर्निया के भी कई प्रकार बताए गए हैं। एपिगैस्ट्रिक हार्निया होती है, इंसिशनल हार्निया होती है, एम्बिलिकल हार्निया होती है, फीमोरल हार्निया होती है, इन्ग्विनल हार्निया होती है। ये विभिन्न प्रकार की हार्निया केवल और केवल भाव एक ही है कि हमारे शरीर के आंतरिक अंग को जिस तरह से प्राकृतिक तरीके से अपने आप ही वो ढके रहते हैं, लेकिन जब हमारी आंतरिक सतह की पेशियां कमजोर हो जाती है और आंतरिक अंग उस सतह को चीर कर बाहर आने लगता है, उसकी समस्या को हम हार्निया कहते हैं। जिस क्षेत्र विशेष की वो समस्या होती है, जिस क्षेत्र विशेष में वो निकलती उसी से उसका नाम पड़ जाता है। तो ये जो हार्निया है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, अगर हम कारण की बात करते हैं तो कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, जो बच्चे जन्म होते हैं उनकी यदि सही तरह से न्यूट्रिशन उनको नहीं मिला है, सही प्रकार से उनका पोषण नहीं हुआ है, उसके कारण उनको वो समस्या हो जाती है। इसी तरह से जो आयु के बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उसमें क्या समस्या होती है कि यदि हम किसी जैसे वेट लिफ्टर होते हैं वो वेट उठाते हैं, यदि सावधानी नहीं रखते हैं या अपने पेट पर बेल्ट नहीं बांधते हैं, इसके कारण भी जब एक्सेस फोर्स वो लाते हैं उस एक्सेस फोर्स के कारण भी जो झिल्ली होती है वो फट जाती है, जिसके कारण हमारी आंतें, हमारे आंतरिक अंग बाहर की तरफ आ जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी अभ्यास कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अभ्यास करें कि हमारे आंतरिक अंग भी सही अवस्था में बने रहे। यदि ऐसी सावधानी हम नहीं करते हैं, इसके कारण वो समस्या स्टार्ट हो जाती है। महिलाओं में आज के समय में फीमोरल जो हर्निया है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके कारण क्या है कि जो फीमोरल धरनी होती है जिसके पैरों में जाती है वो वहां से सरक जाती है, जिसके कारण वो समस्या वहां पर जो उभरी हुई है वो दिखाई पड़ती है। इसके कारण ये हमें जो समस्या रहती है ये दिखाई पड़ती है। ऐसे ही एक समस्या है एम्बिलिकल हार्निया। इसमें जो हार्निया की थैली होती है वो नाभि से ही बाहर आ जाती है, क्योंकि नाभि का जो प्राकृतिक क्षेत्र है उसमें कुछ उदरीय पेशियां कमजोर होने के कारण वो उभरी हुई सी दिखाई पड़ती है, जिसको हम एम्बिलिकल हार्निया कहते हैं। जो जन्म के समय या शैशव अवस्था में या मध्यम आयु वर्ग के जो अधिक मोटे अशक्त उदर वाले बच्चे होते हैं उसमें वो समस्या पाई जाती है। अब बात आती है कि क्या हार्निया को हम कम कर सकते हैं अथवा नहीं। इस आधार पर भी इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली तरह की हार्निया वह होती है जिसमें जो हमारी हार्निया वो बाहर निकल जाती है, जिसको दबा करके पुनः उसी अवस्था पर ले जाया जा सकता है। यदि हम मरीज को लेटा देते हैं तो वो जो बाहर की तरफ आ जाती है, लेयर से बाहर आ जाती है हमारे आंतरिक अंग जैसे आते हैं, तो वो पुनः अपने स्थान पर वापस लौट जाती है।
तो ये तो एक सहज अवस्था है। लेकिन दूसरी अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें वह वापस अंदर नहीं आ पाती, और जब वो अंदर नहीं आ पाती है तो अन्य अंगों के साथ वो फंस सकती है, उसके फंसने से भी वो समस्या बन जाती है, जिसमें ग्रैंडिंग की समस्या बन जाती है, और इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु होना भी बताते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो हानियां होती है उसमें जो दर्द है उसका अनुभव को बचने के लिए व्यक्ति को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें डॉक्टर इलाज करते हैं, इसलिए नेट लगा करके उस पार्ट को जोड़ा जाता है। तो वो उस तरह की परिस्थिति है जब वो आगे अपने आप से ही बाहर अंदर नहीं आ पाती है। इसके जो कारण है, उदर की मांसपेशियां कमजोर होती है, इसके कारण यह समस्या बन जाती है। यदि उदर की मांसपेशियां या तंतुओं का अपूर्ण विकास है, या ये जन्मजात कमजोरी है जिसके कारण जन्म के तुरंत बाद हर्निया हो जाती है, यदि असावधानी पूर्वक वजन उठाते हैं तो उसके कारण भी ये मांसपेशियां तंतु टूट जाते हैं और हार्निया हो जाती है। यह जो समस्या है युवाओं में और स्त्रियों में दोनों में, पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में ही पाई जाती है। अंतः उदरीय दबाव बढ़ने की स्थिति में यह हार्निया हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और लगातार धूम्रपान करता है और उस धूम्रपान के कारण उसको खांसी हो जाती है या कब्ज की समस्या हो जाती है, मल मूत्र त्याग की समस्या होती है, अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है, इसके कारण भी उसको हार्निया की समस्या बढ़ जाती है। कब्ज की समस्या जो होती है उसमें अपान वायु बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और अपान वायु के कमजोर होने से ही जो मल त्याग की प्रक्रियाएं थी वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। और अपान वायु जो काम करती है वो हमारी नाभि से नीचे, जो चाहे हमारी प्रसव पीड़ा की बात हो, मल मूत्र त्याग की बात हो, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये हमारे अपान वायु के माध्यम से ही की जाती है। तो इसलिए अपान वायु यदि हमारी एक्टिवेट नहीं है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं है, तो हमारे शरीर में इस तरह की समस्या बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा है या उसको ज्यादा खाने की आदत है, तो इस तरह के व्यक्ति के अंदर भी पाया जाता है कि उसकी उदर की मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव होता है, और उसकी जो आंतें होती है वो भी बहुत भरी हुई रहती है, जिससे उदर पर दबाव पड़ता है। और इस तरह के दबाव पड़ने से भी जो झिल्ली, जो उसको लेयर उसको कवर करती है, वह फट जाती है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण कारण आता है कि अक्रियाशील जीवन शैली, कि व्यक्ति फिजिकली वर्कआउट नहीं करते हैं। फिजिकली वर्कआउट नहीं करने के कारण भी यह समस्या बन जाती है, क्योंकि हमारा शरीर इस तरह से परमात्मा ने निर्मित किया है कि यदि आप इससे चाहे तो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, और न चाहे तो पतन के गर्त में भी जा सकते हैं। तो कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से ही हम समस्त धर्मों की प्राप्ति होती है, अपने समस्त धर्मों का हम पालन करने में सक्षम बनते हैं। अतः अपनी जीवन शैली, अपनी जो हमारा आहार है, हमारा विहार है, दिनचर्या है, उसको हमें व्यवस्थित रखना चाहिए। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति बुखा। यदि इस तरह की चीजों को हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो आहार विहार है, हमारी जो दिनचर्या है वो युक्त हो, ज्यादा परिश्रम करना भी हमारे लिए हार्मफुल है और ना करना भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसलिए समय के साथ साथ हम जैसा समय की मांग है और हमें जैसी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें अपने आप को लगाना चाहिए। तो शरीर को एक विशेष प्रयोजन के लिए, एक विशेष मैनेजमेंट के साथ हमें उसका नियोजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से ये सारी चीजें संभव हो पाती है। तो इसके लिए हमें अपने उस पार्ट को सक्षम बनाने के लिए भी फोकस करना चाहिए। जीवन शैली के कारण उदर की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली और शिथिल हो जाती है। जैसे जैसे उदर की मांसपेशियां शिथिल होती है, उदर के अंग नीचे की ओर लटकने लगते हैं और वहां पर उदर जो है वो फूला हुआ दिखाई पड़ता है। जिस तरह से ये स्लाइड आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्निया, यहाँ पर ये दिखाती है, दर्शाती है कि किस तरह से हमारे आंतरिक अंग हमारे उस लेयर से बाहर आ जाते हैं और किस प्रकार से ये दिखाई पड़ती है। ये उभरे हुए जो केंद्र बिंदु यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वो उस क्षेत्र विशेष के हैं जहां पर उस तरह की हार्निया हो जाती है। हार्निया केवल अगर हम हार्निया शब्द को समझते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ है कि आंतरिक अंगों का जो कवरिंग लेयर थी उससे बाहर आ जाना, उसको हार्निया कहते हैं।
जिस क्षेत्र विशेष में वो बाहर आ जाती है तो उसको उस क्षेत्र विशेष के नाम के आधार पर नाम दिया गया है। जैसे फीमोरल हर्निया, हमारी जो फीमर बोन होती है और यहीं पर हमारी एक जो ये होती है वेन होती है फीमोरल वेन, तो उस पार्ट की तरफ से ये जो आंतरिक हमारी आंतें थी वो बाहर आ जाती है, इसको फीमोरल हर्निया कह देते हैं। और ये जो समस्या है ये वास्तव में जैसे जैसे व्यक्ति की आयु 50 साल के आसपास होती है, 45, 50, 55 के आसपास जाती है, वहां पर ये समस्याएं बढ़ने लगती है। महिलाओं में फीमोरल हर्निया की समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा पाई जा रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह के ऊपर यदि चिंतन किया जाए तो एक नेचुरल प्रोसेस जैसे कि प्रसव पीड़ा उनको होती है, प्रसव पीड़ा के पश्चात उनके शरीर में बहुत से चेंजेस हो जाते हैं। इस चेंजेस के कारण भी कहीं ना कहीं उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कुछ लूज हो जाती है। यदि ऐसी महिलाएं जो प्रसव हुआ है उसके पश्चात यदि योग की कुछ अभ्यासों को लगभग 5-6 महीने के बाद योग के कुछ अभ्यासों को वो यदि नियमित रूप से अपनाती है, कहीं ना कहीं जो ढीली पड़ गई मांसपेशियां हैं उनको पुनः उन्हीं अवस्था में लाया जा सकता है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के आसन, प्राणायाम, सटकर्म आदि क्रियाएं कराई जाती हैं जिसके माध्यम से वो ऐसा कर सकते हैं। सर आगे नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। ये हर्निया के प्रकार जो हमने अभी बताए, इंगुइनल हर्निया है, फीमोरल हर्निया है, एम्बिलिकल हर्निया है, ये इस तरह की हर्निया यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए इनग्वाइनल हर्निया, ये जो समस्या है मोस्टली पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है। देखिए यहाँ जैसे पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी आंतें हैं, छोटी आंत जो हमारी पाई जाती है और छोटी आंत को कवरिंग करने वाले जो लेयर है, देखिए किस प्रकार से जो इनग्विनल एरिया है यहाँ से वो निकल करके आंतें बाहर आ गई है इस कवरिंग एरिया से। और जैसे ये बाहर आती है इसकी स्थिति के कारण व्यक्ति को दर्द होता है, उसको पेन होता है, असह्य दर्द की समस्या बनती है। और इस समस्या का निदान करने के लिए जो मेडिकल साइंस है वो क्या करते हैं, नेट लगा देते हैं। लगाने के लिए उनको ऑपरेशन करना पड़ता है और वो एक लंबा प्रोसेस उनका बन जाता है। इसके अलावा भी कुछ दूरबीन से भी वो ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन एक अलग इसका उपचार है, लेकिन यौगिक कुछ आसन इस प्रकार के होते हैं जिनको यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम आंतरिक अंगों का जो एक मसाज होनी चाहिए वह भी हो जाती है और आंतरिक हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी इफिशियंसी बढ़ जाए, उनकी इलास्टिसिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी यदि सही मात्रा में बढ़ जाती है तो हमें इस तरह की समस्या बन ही नहीं पाती। जैसा हम देख रहे हैं कि जो हर्निया है इसमें 70% से अधिक यह समस्या होती है और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में लगभग 20%, ये 20 गुना ज्यादा पाई जाती है। यह तब होता है जब कोई उदरस्थ अंग दबकर इनग्वाइनल कैनाल में आ जाता है। हार्निया की अंतर्वस्तु अंडकोश में आ जाती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। एक समस्या होती है हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल अलग समस्या है और हार्निया के कारण ये जो इनग्वाइनल हार्निया है ये एक अलग समस्या है। तो इसकी मेडिकल जांच के बाद पता करके उसके अनुसार इसका इलाज कराया जाता है। नेक्स्ट सर। ये फीमोरल हार्निया की सभी प्रकार के जो सामान्य प्रकारों में से लगभग 17% होता है। जो ये जो समस्या है मोस्टली ये महिलाओं में पाई जाती है। इसमें जो उदर के अंग है, जांघ के सामने एक जो छिद्र होता है जिसमें से फीमोरल धमनी पैर में जाती है, वहां ये सरक जाती है। इस तरह से ये जो भाग है इसका ये उभरा हुआ दिखाई पड़ता है जिसको हम फीमोरल हार्निया के रूप में जानते हैं। यस नेक्स्ट प्लीज। एम्बिलिकल जो हर्निया है इसमें जैसे छोटे नवजात शिशु होते हैं या धीरे धीरे शैशवावस्था में आते हैं तो नाभि का जो केंद्र बिंदु है, नाभि जो हमारा नेवल रीजन है, यहाँ पर देखिए जो उभरा हुआ सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं एम्बिलिकल हर्निया। ये बच्चों में ये समस्या पाई जाती है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ यह जो समस्या है धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाती है।
क्योंकि बच्चे की आयु बढ़ रही है, तो वो धीरे धीरे विकास होता है, आंतरिक अंग बढ़ते हैं, तो वो इस तरह से कहते हैं कि वो अपनी स्थिति में आ जाती है। और जब ये समस्या ऐसी हो जाए कि जैसे हमें नेट लगाना पड़ता है, तो बच्चों के लिए कभी वो नेट नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जैसे बालक का शरीर बढ़ेगा तो वो नेट फिर उसका वो प्रॉपर्ली स्पेस नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से ये समस्या उसको दोबारा हो सकती है। लेकिन अगर कोई आयु वर्ग जिसका 45 है, 50 है, 55 है, उनको ऑपरेशन करके, उनको नेट लगा करके वो इसको उपचार करते हैं। लेकिन शिशु के लिए, शैशव अवस्था के लिए, युवाओं के बालकों के लिए इसके लिए नेट का उपयोग नहीं करते। यस, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। थोड़ा सा इशू कर रहा है, मैं वो सिस्टम जो है ना वो रुक गया है उनका। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को रखता हूँ यहाँ पर। तो ये जो चीज है जिसके कारण हमारा उदर फूल जाता है, इसको विस्टेरोप्सिस भी कहते हैं। और इसके कारण व्यक्ति के जो रक्त का प्रवाह शरीर में प्रॉपरली बनता है वो भी अवरुद्ध हो जाता है, जिसको गैंग्रियन कहते हैं। और इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी होने की खतरा बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि इस तरह की समस्या को ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की फीलिंग होती है कि हाँ मेरा ये शरीर का अंग यहाँ पर उभरा हुआ महसूस हो रहा है, तो उसको तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। और जांच कराने के पश्चात कुशल योग, अगर प्रारंभिक स्थिति है तो कुशल योग चिकित्सक की उसके मार्गदर्शन में वो इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर समस्या ज्यादा बढ़ गई है तो उसके लिए डॉक्टरी उपचार ही उसको करवाना चाहिए। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी में सर मैं आगे बताना चाहूंगा कि यौगिक उपचार हम क्या कर सकते हैं। यौगिक उपचार करने के लिए जैसे आसन है, तो कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए, क्योंकि आसन में भी कई तरह के आसन ऐसे हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं आसनों की, तो उसमें हम सबसे पहले पवन मुक्त आसन जो सीरीज 1 और 2 होती है। देखिए सीरीज 1 को हम सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास या वात निष्कासन समूह के अभ्यास भी कहते हैं। वात निष्कासन का भाव जो होता है कि हमारे शरीर में जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, उनमें जितने भी ज्वाइंट्स है वहां पर कुपित वात ना रहे। वो अगर कुपित वात रहती है तो दर्द की समस्या व्यक्ति को बनती है। तो वात निष्कासन के अभ्यास पवन मुक्तासन सीरीज 1 के माध्यम से किए जाते हैं। इसी क्रम में दूसरा जो बात आती है वो आती है पवन मुक्तासन सीरीज 2। सीरीज 2 को हम पाचन संस्थान के अभ्यास भी कहते हैं। पाचन संस्थान हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सभी संस्थान महत्वपूर्ण है, पाचन संस्थान में यदि समस्या होती है तो कहते हैं कि 60% रोग कहीं ना कहीं पाचन संस्थान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो हम अपने पाचन संस्थान को सही रखने के लिए पवन मुक्तासन सीरीज 2 का अभ्यास कर सकते हैं। इसी क्रम में एक आसन होता है जिसका नाम है नौकासन। देखिए नौकासन जब हम करते हैं तो इसमें हमारे हाथ और हमारे पैर और हमारा जो बटक है वो बैलेंस बनाता है और हाथ और पैर हमारे एक सीध में ऊपर आते हैं। उस स्थिति में यदि हम करते हैं तो हम खुद ही महसूस करते हैं कि हमारा जो उदर है, उदर का जो नेवल रीजन का पार्ट है, वहां पर मोस्टली फोर्स आता है। इसके अलावा भी हम यह महसूस करते हैं कि हम जब ये अभ्यास करते हैं तो श्वासों को होल्ड कर देते हैं, अर्थात अंतः कुंभक लगा करके उस अभ्यास में ठहरते हैं। अब अंतः कुंभक करने का ही कारण है कि हमारे जो अंदर के प्राण है, पांचों जो प्राण हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनता है पांचों के मध्य में कि जो भी अवरुद्धताएं थी वो दूर होती है। तो नौकासन यदि जैसे कहते हैं कि नाभि टल जाती है, नाभि डिग जाती है, तो नाभि को भी सही केंद्र पर लाने के लिए नौकासन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जैसे फेमोरल हमने यहाँ पर बताया, फेमोरल जो हर्निया थी उसकी समस्या से बचने के लिए एक आसन है जिसका नाम है तितली आसन, बटरफ्लाई पोस्चर। बटरफ्लाई पोस्चर करने से हमारी जो पेल्विक रीजन की मसल्स होती है उनको हम लचीला बनाते हैं, और जितनी वो स्मूथली होती जाएगी, जितनी वो फ्लेक्सिबल होती जाएगी, उतना ही अच्छे से हमें अपनी मसल्स की जो इलास्टिसिटी है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रॉपर्ली बनती जाती है। महिलाओं को इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि महिलाओं में मासिक चक्र की समस्या प्रति माह होती है। इस तरह की समस्याओं में जो उनको बहुत ही पेन होता है या किसी भी तरह की और समस्याएं होती है, उन तमाम तरह की समस्याओं से बचने के लिए भी ये इसके लिए बड़ा ही उपयुक्त है। इसके साथ साथ हम हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। हलासन के माध्यम से जब हम श्वासों को इनहेल करके पैरों को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को पीछे ले जाते हैं, उस स्थिति में एक तरह से पूरा जो पार्ट है हमारा शरीर का वो विपरीत हो जाता है, जिसके कारण हम अपने प्राणों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये जो हलासन है ये इसके माध्यम से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हलासन से ही हम सर्वांग आसन की स्थिति में आ सकते हैं। सर्वांग आसन जो जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिसमें हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपोजिट हो जाती है अर्थ के, और उसके कारण भी जो हमारे आंतरिक अंग, जो हमारी आंतें थी, जो कवरिंग लेयर से बाहर आ चुकी थी, वह भी इस अभ्यास तो वो उसमें है। हार ही ना हो, हमें हारना ही ना हो, इस तरह की समस्या से हम बचे रहे, इसके लिए हमें इन अभ्यासों का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि इनिशियल स्टेज की समस्या है किसी व्यक्ति विशेष की, तो वह इन अभ्यासों को करने से सही रह सकता है। यदि इस तरह की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से उसका उपचार कराना चाहिए। तो यहाँ जो आसन की बात की, इसी तरह का एक आसन है जिसका नाम है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन करने की जो तरीका है कि पद्मासन के पश्चात आप उसमें बैठ जाइए और धीरे से हाथों का सहारा हुआ लेते हुए लेटते हैं और अपने धड़ को ऊपर उठाते हैं और सर के उग्र भाग को जमीन पर लगाते हैं। दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ते हैं। इस स्थिति में हम मत्स्य आसन का अभ्यास करते हैं। तो मत्स्य आसन जैसे इसका नाम है मछली की, मछली के समान इसकी आकृति हो जाती है शरीर की, इसको मत्स्य आसन कहा जाता है। लेकिन यदि हम इसको इसकी फिजियोलॉजी के आधार पर देखते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आधार पर देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि हमारा शरीर का यह भाग पूरी तरह से इस पर दबाव पड़ता है, पूरा इस पर हमें खिंचाव महसूस होता है। ये जैसे आप पिक्चर्स के माध्यम से देख रहे हैं मत्स्य आसन। तो मत्स्य आसन की स्थिति में ये जो स्थिति है हमारी शरीर की इस प्रकार की है कि हमारा जो ये जो एब्डोमेन रीजन है इस पर पूरा खिंचाव आ रहा है। तो आंतरिक अंगों की मसाज, आंतरिक अंगों की जो शक्ति, उसका जो मसाज होना चाहिए वो इसमें मिलता है और मांसपेशियां भी हमारी मजबूत बनती है। तो ये मत्स्य आसन बड़ा ही हमारे लिए हरने की जैसी समस्या के निदान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगला अभ्यास है जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन जैसा हम जानते हैं कि एकमात्र अभ्यास जिसे भोजन करने के पश्चात करना चाहिए। वज्र नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है और पाचन संस्थान हमारा दुरुस्त बनता है। तो ये वज्रासन की स्थिति है हमारी। और वज्र आसन जब हम करते हैं तो हमारी जो लेयर है, जो हमारी इसको जो हमारा पाचन संस्थान के ऑर्गन्स को कवरिंग करती है, वो पूरी तरह से स्मूथली रहती है। तो इसके लिए हमें ये वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए। वज्र आसन में ही एक थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन की स्थिति में हम इसी वज्रासन की स्थिति में ही जैसे जमीन पर थोड़ा लेट जाते हैं और इससे हमारी जंघाओं पर, जंघा की जो मांसपेशियां उसमें खिंचाव आता है और जंघा की मांसपेशियों के साथ साथ हमारे उदर पर भी पूरी तरह से खिंचाव आता है। तो सुप्त वज्रासन भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है हमारे हरने की समस्या के निदान के लिए। इसी क्रम में शशांक आसन जो इसके लिए महत्वपूर्ण है। मार्जारी आसन है, उष्ट्रासन है, ये वो अभ्यास है जिनको करने से हमें हमारी हरने की समस्या से निजात मिलती है। तो ये आसनों का क्रम हुआ। इसके अलावा और भी अन्य आसन है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आसनों के क्रम के पश्चात हम बात करते हैं प्राणायाम की। देखिए, प्राणायाम हमारे जीवन का आधार है। प्राण जितने हमारे कहते हैं प्राण तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, कि हम अपने प्राण का आयाम जितना अधिक कर पाते हैं अब वो महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जो बात हमारे अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक के परिप्रेक्ष्य में, यदि हम अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक का अच्छे से अभ्यास करना जानते हैं तो हमें हरने की समस्या से हम इसमें बच सकते हैं।
क्योंकि अंतः कुंभक लगाने के लिए श्वास को होल्ड करना पड़ता है, कि आपने श्वास को इनहेल किया, इनहेल करके आपने उसको होल्ड किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो वाइटल पावर है, वाइटल कैपेसिटी है, कहीं ना कहीं एनहांस होती है। इसी क्रम को यदि हम बहिर्कुंभक के रूप में करते हैं कि श्वासों को बाहर निकालकर हमने बहिर्कुंभक किया, तो बहिर्कुंभक के माध्यम से भी हम अपनी जो ये है श्वासों को होल्ड करने की कैपेसिटी है उसको एनहांस करते हैं, और ये आंतरिक अंगों को बहुत ही अच्छे से मसाज देती है। तो हमारा अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, इसके साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई गई है, और शिव संहिता में जैसे 3.5 लाख नाड़ियों की बात कही गई है। लेकिन इन सभी में प्रमुख जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है उसकी बात आती है। हमारी नाड़ियां यदि शुद्ध होती है तो प्राण का प्रवाह शरीर में सुचारू रूप से बनता है। जिस क्षेत्र विशेष में प्राण का प्रवाह सुचारू नहीं होता, उसी अंग विशेष में समस्या आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार के रोग घेर लेते हैं। यदि नाड़ियां शुद्ध है तो व्यक्ति का योग भी सधता है, क्योंकि जैसे नाड़ियां शुद्ध होगी, प्राणों का प्रवाह सुचारू बनेगा, तो योग अभ्यास, चाहे आसन है, प्राणायाम है, वह भी सधने लगते हैं। इसलिए नाड़ी शोधन की बात कहते हुए जो महर्षि घेरन है या स्वामी स्वात्मा राम जी है, उन्होंने नाड़ी शोधन के ऊपर विशेष महत्व दिया है। इसी के साथ साथ एक अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम, कि हम भ्रमर के सरय गुंजन करते हुए अपने आप को शांत अवस्था में लेकर के आए। क्योंकि जब व्यक्ति को पेन होता है, व्यक्ति का चेतना बार बार उसी ओर जाती है, और वही चिंता, वही उसके भय, उसके जो ना रोग को और बढ़ाती है। तो भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से हम अंतः चेतना को जागृत करते हैं। हम अपने आप को उस तरह की समस्या से कि नहीं, मैं धीरे धीरे हर्निया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्निया की समस्या से बचने के लिए मुद्रा और बंध का अभ्यास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा जो मुद्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भावभंगिमा। लेकिन हमारे यहाँ पर ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं, चाहे वो हस्त मुद्राएं हैं, चाहे वो आसनों के आधार पर की जाने वाली मुद्राएं हैं, अनेक अन्य प्रकार की मुद्राएं बताई गई है। और बंध जो बांधने का कार्य करते हैं, कि हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बांधने का जो कार्य करते हैं। तो मुद्रा और बंध में अश्वनी मुद्रा, जिसको हम अश्व के नाम से जानते हैं, कि जो अश्व होता है घोड़ा, जब मल त्याग करता है तो अपने गुदा का संकुचन और प्रकुंचन करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा मूलाधार, हमारा केंद्र बिंदु होता है ऊर्जा का। तो अश्वनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा, जो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग तरीके से कराई जाती है। योग मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, ये सभी वह यौगिक अभ्यास हैं जिनको यदि हम अपनाते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो हम इस हरने की समस्या से बचे रहते हैं। और जो व्यक्ति इसका पालन करता है वो वास्तव में इनके जो लाभ है उनसे लाभान्वित होता है। तो मुद्रा और बंध भी हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा और बंध के साथ साथ इसमें हम यौगिक अभ्यासों में षट कर्म का क्रिया होती है, जिसमें 6 शोधन क्रियाएं कराई जाती है। लेकिन जैसी हर्निया की समस्या है, इसके निदान के लिए अग्निसार क्रिया का अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अग्निसार के साथ साथ नेति क्रिया, क्योंकि नेति क्रिया करने के माध्यम से हमारी नेजल कैविटी साफ होती है। नेजल कैविटी साफ होने के साथ साथ जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो एक्टिवेट होती है। ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट होने के साथ साथ जो हमारे शरीर के भीतर में किसी प्रकार की अशुद्धियां थी, किसी प्रकार की समस्याएं थी, माइग्रेन की समस्या थी या और अन्य प्रकार की समस्याएं थी, वह भी दूर होती है। तो नीति क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ बताया गया है कि माह में एक बार कम से कम लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास करना चाहिए। जो कब्ज की समस्या बन जाती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, या मल मूत्र विसर्जन सही तरह से नहीं हो पाता है, या धूम्रपान का सेवन करते हैं, आदि इस तरह की जो समस्याएं हैं जिसके कारण व्यक्ति को अपने मल मूत्र की विसर्जन में समस्याएं आती है, तो यदि वो इस तरह का अभ्यास करते हैं, लघु शंख प्रक्षालन करते हैं, तो वो अपने आंतरिक अंगों का शोधन करने के साथ साथ उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ाते हैं।
और यदि ऐसा रहता है तो इस तरह की समस्याओं से हम स्वतः ही बचे रहते हैं। इसके साथ ही एक अभ्यास होता है जिसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा आप सभी इससे अवगत होंगे भली भांति कि हम अपने जो चेतना शक्ति है उसको जागृत करते हैं। शांत अवस्था में शवासन की स्थिति में लेटकर निर्देशों का अनुकरण करते हुए अपने शरीर के अंग अवयवों को हम शांत स्थिति में ले जाते हैं और अपनी चेतना शक्ति को जागृत करते हैं। तो योग निद्रा के माध्यम से भी हम अपने आप को इस तरह की समस्या से बचाने में सक्षम बनते हैं। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो इस तरह से बताए गए हैं कि हर्निया के उपचार के लिए पर्याप्त रूप से पाचन शक्ति को बढ़ाना चाहिए, कब्ज दूर करना चाहिए और अपान वायु को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि अपान वायु यदि संतुलित नहीं होगी उससे आपकी मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आपकी व्यक्तिगत जीवन तो आपका इससे काफी प्रभावित होगा ही होगा, और इसके साथ साथ जो संबंध आपके हैं वह भी इससे प्रभावित होते हैं। और हर्निया के मरीजों को भूल करके भी भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वजन उठाने के लिए हमारी आंतें ही रोल प्ले करती है। आंतों में जो मल होता है उस मल से भी हमें कहीं ना कहीं बल की प्राप्ति होती है, लेकिन एक्सेस फोर्स लगाना पड़ता है, यदि ज्यादा वजन उठाना पड़ता है और पहले से ही समस्या है तो वह समस्या और बढ़ने की संभावना रहती है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को हर्निया की समस्या हो जाती है, शुरू हुई है, उनको इस तरह से कोई भारी वजन चीजें नहीं उठानी चाहिए। इसके साथ ही बताया गया है कि यदि छींक भी आती है, खांसी होती है या मलमूत्र के त्याग की बात होती है तो उसमें भी व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें इस तरह की समस्याएं नहीं बने, हमें पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और इन तरह की समस्याओं से हमें बचना चाहिए। तो इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा और आप मुझे आज भारतीय चिकित्सक योग संघ के मंच पर बोलने के लिए आज मुझे ये अवसर दिया है। इसके लिए मैं चिकित्सक संघ के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मुझे ये अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयपाल सिंह राजपूत जी। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ और बहुत ही सुंदरता के साथ आपने आज के विषय को रखा। जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी आपने अपने विषय के साथ उसको कंपनसेट किया है और मैं समझता हूँ जो ज्ञान आज आपने हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को दिया है, निश्चित रूप से वो उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मैं आप सबकी तरफ से, पूरे IYTA परिवार की तरफ से, कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते, जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने कीमती समय में से जो समय परमार्थ के लिए निकाला है, अवश्य में ये यज्ञ समान कार्य में जो आपने आहुति दी है ये कल्याणकारी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही मैं आपको एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूं कि आदरणीय ये कार्यक्रम जो है हम 75 रोगों से आजादी कार्यक्रम, इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूं कि केवल 75 बीमारियां ही नहीं है इस देश में, 75,000 बीमारियां हैं और मेरा ऐसा मानना है जब तक मुझे स्पीकर मिलता रहेगा तब तक ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा। तो आप पुनः एक बार फिर से हमारे बीच में पधारें, नए विषय के साथ पधारें। इसी तरह से बहुत सुंदरता के साथ जो आपने PPT बनाई थी, बहुत ही क्रियात्मक तरह का मैं इसको कहूंगा कि पूरा आपने आसनों को, उसमें पूरी मुद्राओं को आपने डिस्क्राइब किया तो समझने में बहुत आसानी होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस समय हमें लगभग 25 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से हमें योग साधक, योग चिकित्सक और कुछ रोगी और कुछ जिज्ञासु हमें सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल पर डाल दी जाएगी और कहते हैं कि YouTube पर जब कोई चीज जाती है तो वो अमर हो जाती है। तो निश्चित रूप से जब लोग हर्निया को सर्च करेंगे तो डॉक्टर जयपाल सिंह राजपूत को सर्च करेंगे, निश्चित रूप से आपका ज्ञान वहां पर मौजूद रहेगा और ये आने वाली पीढ़ी को लाभान्वित करता रहेगा। आज के इस सत्र के लिए, आज के इस समय के लिए मैं पुनः